गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट अंडरस्टैंडेबल चैप्टर ऑफ सिविक्स, चैप्टर फर्स्ट, दैट इज रिलेट टू पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या होता है बच्चों? देखो बेटे, बेसिकली हम लोग क्या मानते हैं कि पावर शेयरिंग क्या करती है, जो पावर्स है उसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। ठीक है, तो बेटे पावर शेयरिंग को हम लोग अगर आम भाषा में बात करें तो शक्तियों का बंटवारा, कि हम अपनी पावर्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लेकिन बेटे हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें तो अपनी पावर्स डिवाइड नहीं करनी चाहिए। लेकिन बेटे पावर शेयरिंग अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी डेवलप करे, हमारी इकोनॉमी के अंदर बेसिकली डेवलपमेंट आए, बेसिकली इकोनॉमिकली पीस बनी रहे, तो इसके लिए बेटा पावर शेयरिंग क्या होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है। तो बेटे ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ बेटे पावर शेयरिंग के, बेसिकली कि पावर शेयरिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो क्यों पड़ती है, ये चीज़ें। और एक बेटा पावर शेयरिंग के कंटेक्स्ट में अगर हम डिस्कस करें बेटा, तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम योर फर्स्ट पेज ऑफ सिविक्स, उसके बारे में डिस्कस करूँगी। देखो बेटे ये जो चैप्टर है ना, इट जस्ट लाइक ए स्टोरी, ओके, एक कहानी की तरह है। इसके अंदर क्या है बेटे, बेल्जियम। बेल्जियम एक बहुत ही छोटा सा देश है। अगर हम अपने हरियाणा से कंपेयर करते हैं ना बेटे, तो लगभग बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है हरियाणा से लगभग क्या है, आधी है। ठीक है बेटा, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री इन यूरोप, यूरोप के अंदर एक बहुत छोटा सा देश है बेटे। ठीक है, तो वहाँ पर बेटे इसके जो बॉर्डर है किससे कनेक्ट होते हैं, फ्रांस से, नीदरलैंड से और लक्समबर्ग से। अब देखो बेटे बेल्जियम के अंदर इतना छोटा सा देश है बेटे, जिसकी सीमाएं नीदरलैंड को, लक्समबर्ग को लगती हैं, और पॉपुलेशन लगभग हरियाणा से आती है। वहाँ पर बेटे एथनिक कॉम्पोजिशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। क्या होता है एथनिक कॉम्पोजिशन? एथनिक कॉम्पोजिशन होता है बच्चों जातीय बनावट। अब देखो बेटे जिन लोगों के सेम कास्ट के हैं, सेम रिलीजन के हैं, सेम लैंग्वेज है, वो लोग बेटे अपने आप ही क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है ना बेटे, तो वहाँ की जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। उसके बारे में देखते हैं कैसे जटिल थी। अब देखो बेटे बेल्जियम के दो पार्ट हैं। ठीक है बेटा, एक तो फ्लैमिश रीजन और एक वेलोनिया रीजन। देखो बेटे फ्लैमिश रीजन के अंदर जो लोग रह रहे थे वो क्या बोलते थे, डच। कितने परसेंट लोग थे, 59% लोग क्या बोलते थे, डच भाषा बोलते थे। जबकि वेलोनिया रीजन में रहने वाले जो लोग थे बेटा वो क्या थे, कौन सी भाषा बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। और वो कितना परसेंट लोग थे बेटा, 40% लोग थे। ठीक है बेटा, अब 59 प्लस 40 दैट इज 99, तो 1% कौन थे बेटा, जर्मन स्पीकर्स थे। क्या थे 1%, जर्मन स्पीकर्स। बेल्जियम के अंदर बेटा एक फ्लैमिश रीजन में रहने वाले लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, डच लैंग्वेज विच इज अबाउट 59%। वेलोनिया रीजन में रहने वाले लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। और यहाँ पर बेटे अगर हम बात करें 1% कौन सी भाषा बोलते थे, जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। तो देखो बेटे यहाँ पर फ्रेंच माइनॉरिटी में है, ठीक है, और डच भाषा बोलने वाले लोग क्या हैं, ज्यादा हैं। तो बेटा ये तो थी बेल्जियम की स्थिति। बेल्जियम में भाषाई आधार पर कितने परसेंट लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे। अब देखो बेटे जैसे हरियाणा की कैपिटल सिटी कौन सी है, दिल्ली, ऐसे ही बेटा बेल्जियम की कैपिटल सिटी कौन सी है, ब्रसेल्स। कौन सी है बच्चों, ब्रसेल्स। ब्रसेल्स के अंदर बेटा ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। वहां पर 80% लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच। यहाँ पर बेटा मेजॉरिटी किसकी थी, फ्रेंच लैंग्वेज की, और माइनॉरिटी किसकी थी बच्चों, डच लैंग्वेज की। जबकि अगर हम बात करते हैं बेल्जियम और ब्रसेल्स के अंदर ये सिचुएशन एक दूसरे से क्या थी, बिल्कुल रिवर्स थी। कैसे रिवर्स थी बच्चों, क्योंकि बेटा बेल्जियम में डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादा थे, और जबकि उसकी कैपिटल के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग क्या थे, काफी ज्यादा थे। तो बेटे आप सबको पता है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में बहुत ही ज्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो बेटे इसके कारण कन्फ्लिक्ट हो गया,
डच स्पीकर और फ्रेंच स्पीकर को लेकर। क्यों हो गया बेटे? क्योंकि यहाँ पर बेटे बेल्जियम के अंदर तो डच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा थे, वो क्या करना चाहते थे, अदर लैंग्वेज बोलने वाले यानी कि जर्मन लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोगों पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, उनको प्रेशराइज करना चाहते थे। ऐसे ही बेटे कैपिटल सिटी में फ्रांस लैंग्वेज बोलने वाले लोग, फ्रेंच लैंग्वेज स्पीकर ज़्यादा थे, तो वो क्या करना चाहते थे, डच लैंग्वेज वालों को हर तरह से अंडर एस्टिमेट करते थे, उनको प्रेशराइज करना चाहते थे। ठीक है, तो बेटे इसके कारण बेसिकली 1960s के अंदर इन दोनों के बीच में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये तो है बेटा हमारे बेल्जियम की बात। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटे श्रीलंका। ठीक है बेटे, श्रीलंका इज एन आइलैंड। श्रीलंका भी क्या है, एक आइलैंड है बेटे, जहाँ इसका जो एरिया है बेटे लगभग हरियाणा के इक्वल है और वहाँ की पॉपुलेशन भी लगभग हरियाणा जितनी ही है। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटे वहाँ पर लैंग्वेज को लेकर क्या कॉम्पिटिशन था, सिंघाला लैंग्वेज बोलने वाले कितने लोग थे, 74% थे। ओके, और जबकि जो तमिल स्पीकर थे, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, वो केवल कितने थे, 18% थे। अब देखो बेटे सिंघाला लैंग्वेज श्रीलंका की बेसिकली मेजॉरिटी लैंग्वेज है, जबकि अगर हम बात करें तमिल स्पीकर्स वहाँ कितने थे, 18%। तमिल स्पीकर्स में भी दो तरह के लोग थे बेटा, एक तो श्रीलंकन तमिल यानी कि जो श्रीलंका में इतने सालों से रह रहे हैं और तमिल भाषा बोलते हैं, और एक थे स्टूडेंट यहाँ पर इंडियन तमिल। इंडियन तमिल्स क्या है, जो बेटा भारत मूल के निवासी हैं, भारत से कहाँ आए हैं, बेसिकली उनके जो पूर्वज थे बेटा एज ए प्लांटेशन वर्कर, जब बेटा ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रबड़ का, कॉटन का, इंडिगो का प्रोडक्शन करते थे, तो उनको लेबरर की जरूरत होती थी, तो वो बेटे क्या करते थे, श्रीलंका में भारत से क्या ले आते थे, कुछ लेबरर्स को ले आते थे, प्लांटेशन वर्कर्स को ले आते थे बागानों में काम करने के लिए। तो बेटे जब उनके पूर्वज वहाँ रह गए तो आगे आने वाली जनरेशन भी वहीं रह गई, तो बेटे वो बेसिकली श्रीलंकन तमिल्स नहीं थे, वो कहाँ थे, भारत मूल के निवासी, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन तमिल्स। तो इसका मतलब बेटे तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। 13% क्या बोल रहे हैं, श्रीलंकन तमिल से, वो तमिल भाषा बोलते थे, और 5% क्या थे बेटा यहाँ पर, इंडियन तमिल से। अब देखो बेटे जो सिंघाला स्पीकर थे वो सारे के सारे क्या थे, बुद्धिस्ट थे। क्या थे, बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म से संपर्क रखते थे, बौद्ध धर्म के लोग थे। और जबकि तमिल स्पीकर्स क्या थे, या तो कुछ हिंदू थे और या फिर क्या थे, मुस्लिम थे। और इसमें से बेटा जो 7% लोग थे, ठीक है ना, जो 7% थे वो क्या थे, क्रिश्चियंस थे बेटा, जो सिंघाला लैंग्वेज भी बोलते थे और तमिल लैंग्वेज भी बोलते थे। देखो बेटे इन दिस वीडियो आई हैव क्लैरिफाइड 2 एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल रिलेटेड टू बेल्जियम। बेल्जियम के अंदर कौन ज़्यादा है, डच स्पीकर ज़्यादा हैं, जबकि उसी की कैपिटल ब्रसेल्स के अंदर फ्रेंच स्पीकर ज़्यादा हैं। तो इनके बीच में बेटा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। ठीक है, अभी मैंने दूसरा एग्जांपल भी लिया श्रीलंका का। श्रीलंका आइलैंड है, लगभग हरियाणा के जितना ही इसका एरिया है और हरियाणा जितनी ही वहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन है। 74% सिंघाला लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि जो तमिल स्पीकर्स है वो क्या बोलते हैं, 18%। तमिल स्पीकर्स में भी दो तरह के लोग हैं, एक तो है बेटे इंडियन तमिल, ठीक है ना, जो भारत मूल के निवासी हैं वो है बच्चों 5%, और जबकि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो कितने हैं, 13%। मोस्ट ऑफ सिंघाला स्पीकर्स आर रिलेटेड टू बौद्ध धर्म, ठीक है ना, बुद्धिस्ट थे। और जबकि अगर हम बात करें जो तमिल स्पीकर्स थे उनमें से कुछ क्या थे बच्चों, हिंदू, और कुछ क्या थे, मुस्लिम थे। ओके, और जबकि 7% ऐसे लोग थे बेटे वहाँ पर क्रिश्चियंस थे, जो दोनों ही लैंग्वेज बोलते थे। तो बेटे अब देखो यहाँ पर आपने देखा कि लैंग्वेज को लेकर, अपनी अपनी मेजॉरिटी माइनॉरिटी को लेकर इन देशों में कन्फ्लिक्ट हो गया, बेल्जियम के अंदर भी, ठीक है ना, उसकी कैपिटल में भी, और तीसरा बेटे यहाँ पर श्रीलंका में। बेल्जियम और ब्रसेल्स को एक तरफ लेंगे, श्रीलंकन्स के बारे में हम लोग एक तरफ बात करेंगे। तो देखो बेटे वहाँ पर झगड़े होने शुरू हो गए। तो ऐसा क्या हुआ इन देशों के बीच में, किस देश ने समझदारी से काम लिया, एक्मोडेट किया। तो बेटे वहाँ जो नेक्स्ट पैसेज है ना बेटे उसमें दे रखा है कि एक्मोडेशन बेस्ट बेल्जियम ने किया या श्रीलंका ने किया, कहाँ पर झगड़े हुए और कहाँ पर इस एथनिक कंपोजिशन के कारण ये लैंग्वेज इशू को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट थे उनको सॉर्ट आउट कर लिया गया। इसमें बेटे वीडियो के अंदर मैंने आपको केसेस बना के बताए हैं कि वहाँ की स्थिति कैसी थी। बेटे अच्छे तरीके से चार्ट बना के इसको प्रिपेयर करो, इसको लर्न करो ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।